ये कहानी है एक युवक की जिसका नाम विनोद है, जो अब भी कुछ दिनों पहले ही अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने आया है। विनोद को गांव पसंद है, इसलिए वह गांव में ही रहना लगा। लेकिन कुछ दिन से विनोद बहुत परेशान है। विनोद को फिर से रोने की आवाज आती। देखो सरला, फिर से भाई किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। क्या तुम सुन सकती हो? क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? बोलो सरला, क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? बोलो ना, चुप क्यों खड़ी हो? कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें क्या हो गया है विनोद? जब से गांव आए हो बहकी बहकी बातें करते हो। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैं भी तो इसी कमरे में हूँ, तो फिर मुझे क्यों कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है? तुम्हें कैसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे सकती है? मेरी बात मानो तो विनोद, हम अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। आपको जरूर कोई भ्रम हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही घर में हम दोनों रहते हैं और तुम्हें रोने की आवाज सुनाई दे रही है और मुझे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सरला, तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे सच में किसी के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई महिला तकलीफ में हो, जैसे मुझे कुछ कहना चाहती है, पर मैं कैसे और क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, मैंने गांव की महिलाओं को बात करते सुना है। यहाँ कोई अच्छे बाबा जी रहते हैं जिनके पास शायद हमारी परेशानी का हल हो सकता है। अपन लोग कल सुबह चलकर देखते हैं, शायद सब ठीक हो जाए। आप चलोगे ना मेरे साथ मंदिर? नमस्ते बाबा, मेरा नाम सरला है। अभी कुछ दिन पहले इस गांव में अपने पति के साथ रहने आई हूँ, लेकिन जब से हम इस गांव में रहने आए हैं तब से बहुत परेशान हैं। बाबा, हमारी मदद कीजिए। मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है। रोज रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और मुझे नहीं आती, जबकि मैं साथ में ही रहती हूँ। मदद कीजिए बाबा। तुम बताओ बेटा, क्या महसूस हो रहा है? और तुम कब से परेशान हो? मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं। बताओ बेटा, क्या बात है? बाबा, हम पहले शहर में रहते थे। मेरी परवरिश वही हुई है, लेकिन मुझे गांव का माहौल अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसी गांव में ज़मीन ले ली है और अपनी के साथ यही रहता हूँ। लेकिन जब से गांव आया हूँ, यहाँ मेरे घर में रात में मुझे किसी महिला के रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। और मुझे ये डरावनी आवाज़ सोने नहीं देती और मेरी पत्नी को ये आवाज़ सुनाई नहीं देती है। क्या करूँ मैं बाबा? इस आवाज़ से कैसे छुटकारा पाऊँ? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं तुम्हारे घर आता हूँ, फिर हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। कौन है वो, किसकी आवाज है, कौन रो रहा है, मैं देखता हूँ। शायद कोई भटकती परेशान आत्मा हो, हम उसकी मदद कर सकते हैं। बाबा विनोद और सरला के घर पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ बाबा जी आप आ गए। देखिए, रोने की आवाज़ें आ रही है, वो रो रही है। क्या आपको भी ये रोने की आवाज़ आ रही है? बोलिए आप। नहीं, मुझे कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन शायद तुम्हें ये आवाजें आती है। तुम्हें वो मदद के लिए पुकार रही है। मैं उस आत्मा को बुलाता हूं। तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। हमसे क्या चाहती हो? क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? मेरा नाम मीना है। कभी यह घर मेरा हुआ करता था। इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी मैं, लेकिन मेरे पति और ससुराल वाले बहुत लालची थे। वह लोग दहेज के भूखे थे। पिताजी, मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन मेरे हाथ से निकल गया। मेरे एक और कलीग ने पूरे 5 लाख रुपए जमा करके पर प्रमोशन अपने नाम करवा लिया। काश मेरे पास भी 5 लाख होते हैं तो मेरा भी प्रमोशन हो जाता। हाँ, तो बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है? अपन जमा करवा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? यह तेरी पत्नी दहेज में कुछ लाई नहीं, कम से कम तेरी नौकरी के लिए ही अपने पिता से 5 लाख लेकर देगी। तुम इसको बोलो जाए अपने पिता के घर और 5 लाख रुपए लेकर आए। मीना सुनो, मुझे मेरे ऑफिस में 5 लाख रुपए जमा करवाना है। तुम तुम्हारे पिता से बोलो वह 5 लाख रुपए ला कर दे। मैं ऑफिस में जमा करूंगा। जाओ, तुम तुम्हारे पिता के घर और पैसे लेकर ही आना। ये क्या कह रहे हो? मेरे गरीब पिता 5 लाख जैसे बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे?
उनके पास तो 5,000 रुपए भी मिलना मुश्किल है। ऐसा मत बोलिए, मेरे पिता पर दया कीजिए। हमने तो कभी 5 लाख रुपए देखे भी नहीं हैं। देखो मीना, तुम्हारे पिता ने अपनी शादी में कुछ भी नहीं दिया है, और अब तुम उनसे अगर 5 लाख लेकर नहीं ले सकती तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। बेचारी मीना करती भी तो क्या, वो उदास होकर अपने पिता के घर चली जाती है। वहां जाकर देखती है कि पिता के पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। अरे बेटी मीना, तू अचानक से यहाँ कैसे आ गई? घर में सब कुशल से तो है ना? और ये क्या दामाद जी साथ नहीं आए? तू अकेली ही आई है? हाँ पिताजी, आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। ये क्या पिताजी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? अपने आप को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से बीमार हो, खाना टाइम से नहीं खाते क्या? क्या बताऊं बेटी, घर में पिछले कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं है, और अब मेरे बूढ़े शरीर से काम भी नहीं बनता। खाना भी मुश्किल से बना पाता हूँ, और तू तो जानती है कि खेती बाड़ी तो अपने पास है ही नहीं, तो घर बैठे अनाज कहाँ से आएगा? ये सब छोड़, ये बता तेरा आना कैसे हुआ? पिताजी क्या बताऊं आपको, मेरे ससुराल में कुछ ठीक नहीं है। अब मैं आपके पास ही रहूंगी, मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगी। मेरे पति और ससुर बहुत लालची हैं। आपने मेरी शादी में सब कुछ लुटा दिया, फिर भी वो लोग ताना मारते हैं। और तो और मेरे पति भी मुझे ताना मारते हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उनके ऑफिस में 5 लाख रुपए देने होंगे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू तेरे पिता से लेकर आ, वरना घर वापस मत आना। अब मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे नहीं जाना बाहर। ये क्या कह रही है बेटी? जीवन भर का साथ ऐसे नहीं छोड़ा जाता। तू चिंता मत कर बेटी, मैं कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से 5 लाख का बंदोबस्त जरूर करूंगा, और तू वो पैसे दामाद जी को दे दे। तू अब घर जा, मैं जरूर तुझे पैसे दे दूंगा। मीना पिताजी की बात मानकर अपने घर के लिए लौट जाती है, लेकिन मीना मन ही मन सोचती है कि पिताजी इतने रुपए कहाँ से लाएंगे। साहूकार जी, मुझे अपना घर बेचना है और मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। आप मेरा घर ले लो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द पैसे दे दो। रमेश जी, ये क्या बोल रहे हो आप? अगर आपने ये घर बेच दिया तो तुम कहाँ रहोगे? और आपको ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको 5 लाख रुपए में घर बेचना पड़ रहा है? इतनी बड़ी रकम का आपको क्या करना है, मुझे बताएं, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। हाँ, मुझे है कोई जरूरत, में आपको अभी नहीं बता सकता। आप मुझे बस ये बताओ, क्या आप मेरा घर खरीदने के लिए तैयार हैं? तो फिर मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। साहूकार ने मीना के पिता को 5 लाख रुपए दे दिए। मीना के पिताजी पैसे लेकर मीना के ससुराल पहुंच जाते हैं। आ गए तुम? पैसे लेकर आए हो या खाली हाथ आ गए? मेरे बेटे की जिंदगी तो खराब हो ही गई है। किस फटीचर की बेटी से शादी करनी मैंने। अरे कभी तो अपने दामाद बेटी के काम आओ। हाँ समझी जी, इसीलिए ही मैं आया हूँ। आपने और दामाद जी ने मेरी बेटी को 5 लाख रुपए लाने को बोला था ना। मैं अपना मकान बेचकर 5 लाख रुपए लाया हूँ, ये लीजिए। और मेरी बेटी को ताना मारना, परेशान करना बंद कीजिए। उसकी क्या गलती है? मुझसे जो बना मैंने सब कुछ दिया, फिर भी आप लोग उसको परेशान करते हो। अरे 5 लाख रुपए ये क्या ला दिए? इसकी तो जुबान आ गई है। और फटीचर, तेरे पास ये 5 लाख रुपए आए कहाँ से? तू हम लोगों से जुबान लड़ा रहा है, उंगली उठा रहा है। रुक जा तू, तेरी खैर नहीं, अभी बताता हूँ। तभी मीना के ससुर और पति मिलकर मीना के पिता को लाठियों से मारते हैं, और मीना के पिता को सिर में चोट लग जाती है, जिससे वो मर जाते हैं। मीना चिल्लाती रहती है, डर जाती है, रोती रहती है, और फिर मीना बोलती है कि मैं पुलिस को बताऊंगी, तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर मीना का पति उसके पिता को बोलता है कि मीना का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है, और मीना को भी मार देते हैं। और गांव वालों को बोल दिया कि मैं पिताजी के घर रहने लगी, जबकि मैं तो अब इस दुनिया में हूँ ही नहीं। आप बताओ मेरी क्या गलती है? मुझे भी अपनी जिंदगी जीना था, अपने गरीब पिता के लिए कुछ करना था, लेकिन कुछ दहेज के लालची लोग किसी की बेटी को नहीं समझते। उन्हें बस दहेज चाहिए, फिर चाहे कोई जी या मरे। आपके साथ तो बहुत गलत हुआ है। बहन तुम बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ रहते हैं? मेरे पति और ससुराल वाले ये मकान बेचकर गांव के दूसरे हिस्से में रहने लगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबको सच बताएं और मेरे पति और ससुर को, इन दरिंदों को सजा दिलाए, तभी मुझे शांति मिलेगी।
तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी और तुम्हारे ससुराल वालों को सजा भी जरूर दिलाएंगे। मैं आज ही गांव के सरपंच से बात करूंगा और तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। अब तुम विनोद को परेशान मत करना, ठीक है? इतना सुन मीना की आत्मा बाहर से चली जाती है और विनोद और बाबा जी सरपंच जी के घर पहुंचते हैं। अरे आओ पंडित जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ और आपके साथ ये कौन है? पहले कभी तो देखा नहीं। यहाँ आपका कोई रिश्तेदार है जो मुझसे मिलवाने लाए हो? सरपंच जी, एक काम से आपके पास आना हुआ है। ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, इसने आपके गांव में ही एक घर लिया है और आपके यहाँ ही रहता है। और ये क्या आपको ये नहीं पता कि आपके गांव में कौन रहता है कौन नहीं? अरे पंडित जी, इनको इतनी छोटी सी बात नहीं पता कि गांव में कौन नया रहने आया है, तो फिर इनको गांव में हुआ उस लाचार के साथ अत्याचार का पता कैसे होगा? बस नाम के ही सरपंच है। अरे ये क्या बात हुई, क्या नहीं पता? और किसके साथ अत्याचार हुआ? हमारे गांव में तो कभी किसी के साथ अत्याचार हुआ ही नहीं, फिर आप किसका बोल रहे हो? अभी आए और मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। विनोद गलत नहीं बोल रहा है। गांव में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है और उस बेचारी की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। मैं बात कर रहा हूँ उसी घर की जिसको अभी अभी विनोद ने खरीदा है, आपके गांव में। पंडित जी और विनोद सरपंच जी को मीना और उसके पिता के साथ हुए अत्याचार के बारे में बताते हैं और सरपंच जी बहुत शर्मिंदा होते हैं। उनके गांव में किसी के साथ इतना गलत हुआ और उन हत्यारों को सजा अभी तक नहीं मिली और सभी लोग मिलकर मीना के पति और ससुर को ढूंढ लेते हैं। तुम दोनों ने उस मीना के साथ इतना गलत किया और पहले मीना के पिता और फिर उसको मार दिया और यहाँ मजे का जीवन जी रहे हो। सरपंच जी मीना के पति और ससुर को सजा दिलाते हैं, जिससे मीना की आत्मा को शांति मिल जाती है। विनोद और सरला भी अपने घर में शांति से रहते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं।